Good morning, everyone. I think this was the homework. This was the homework. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, राइट? या इसमें अभी भी किसी का डाउट है? Some students shared the answer. Some student have shared the answer on group. चेक करो. प्राची का आंसर है, ठीक है. Then let me check. 2,02,800 रुपीज का नेट प्रॉफिट था शायद से. 2,02,800 रुपीज का नेट प्रॉफिट था. ओके, मानसी 2,02,800. या परफेक्ट, ठीक है. कोई डाउट था क्या इस क्वेश्चन में? किसी को एनीवन हैज डाउट? अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है, आई विल टेक द डाउट, एल्स वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. है किसी का डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? अगर आपने ट्राई किया होगा तो डाउट रहेगा. बहुत सिंपल चीज है. अगर आपने ट्राई किया होगा तो डाउट रहेगा. इफ यू डोंट ट्राई देन देयर वोंट बी एनी डाउट. आगे नेक्स्ट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 करना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Everyone. From the following trial balance of Jyoti Trading Company, prepared trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. They have given you trial balance as on 31st March 19. So it is 1819 is your year. 1819 is your year. So this is opening stock. फर्स्ट अप्रैल का स्टॉक है 18 का, और हम 31st मार्च 19 पे बैलेंस शीट करें. सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, इनफ्लो. सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, बराबर. लूज टूल्स, फिक्स्ड असेट्स, डेटर्स असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, परचेस ट्रेडिंग डेबिट, फर्नीचर फिक्स्ड असेट, सैलरीज P&L डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग expense, trading P&L debit, legal expenses P&L debit, insurance P&L debit, goodwill is intangible asset, machinery is a tangible asset, wages trading debit, bank balance asset, drawings capital के debit पे, investments are assets, capital के credit पे, RDD P&L के credit पे, sales right trading के credit पे, purchase returns to be deducted from purchases, purchase return to be deducted from purchases, creditors liability, bills payable liability, discount credit वाला है, discount received P&L credit. Closing stock is valued at 58,000. Cost price by the market price is 60,000. किस पे वैल्यू करोगे बोलो? 58 और 60 किस पे वैल्यू करोगे? यस, अब क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करोगे इज माय क्वेश्चन. यस, 58 पे, परफेक्ट. विच एवर इज लोअर. आगे, राइट ऑफ ₹1,200 एज बैड डेट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेटर्स, एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%. बैड डेट्स है, आरडीडी है, एंड पीडीसी है. पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीडीसी. So these are bad dates. डेटर से माइनस होके P&L डेबिट, उसके बाद RDD सेम, डेटर से माइनस होके P&L डेबिट, एंड PDC क्रेडिटर से माइनस होके P&L की क्रेडिट पे आएगा, बिकॉज उतना हमें डिस्काउंट मिलेगा, गेन हो सकता है. लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000. लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000 एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. अब भी लूज टूल से हमारे ट्रायल बैलेंस में 55,000 की. यू कैन सी लूज टूल्स आर 55,000 और हमें उनको वैल्यू करना है 52,000 पे. इसका मतलब क्या है रे?
55,000 के लूज टूल्स है ट्रायल बैलेंस में और हमें वैल्यू करना है 52,000 पे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस आनस करेक्ट, गुड. इसका मतलब क्या? 55,000 के लूज टूल्स को 52,000 पे वैल्यू करना है, मतलब हमें उसके 3,000 से रिड्यूस करना है. फिक्स एसेट को रिड्यूस करना है, मतलब उसको डेप्रिसिएट करना है 3,000 से. एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम कर देंगे. सो लूज टूल को एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस. Outstanding expense, add in expense, right? And wages, add in salary, add in wages, and add in liability. Then charge interest on capital at the rate of 2% and on interest at the rate of 10%. ठीक है? These are the adjustments and we can start with the question. Let's start. Everyone. चलो. So format, I hope आपने निकाल के रखा होगा. चलो. दस बारह बना के रख दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर आरडीडी अकाउंट. प्रैक्टिस के लिए बना के रखते हैं, लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए बना के रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, चलो. हाँ, चलो मेरा फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी हो गया. चलो. Yeah, in the books of Jyoti Trading Company, in the books of Jyoti Trading Company, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. In the books of Jyoti Trading Company, balance sheet as on 31st March 2019. Capital account in her books, RD account for your practice. RD account नहीं किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. आगे आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट. ओके. यस, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक विच इज 9,500. सेल्स रिटर्न यहां से माइनस होगा. बाय सेल्स लेस रिटर्न्स. सेल्स इज, जब पता चलेगा डोंट वरी, रिटर्न माइनस करके रखो 750. उसके बाद लूज टूल्स फिक्स एसेट, उसको डेप्रिसिएट करना है. लूज टूल्स 55,000, 55,000. यस. डेटर्स 50,800. डेटर्स 50,000, राइट.
50,800। इनर कॉलम में 3-4 लाइन रहने दो, 2 एडजस्टमेंट्स है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स रिसीवेबल आउटर कॉलम में 4,000। नहीं, आगे परचेसेस, 2 परचेसेस, यस। कितने के परचेसेस है? 29,455। नहीं, उसके बाद है फर्नीचर 15,000, उसको डेप्रिसिएट करना है 15,000। या फर्नीचर के बाद है सैलरीज 5,000, कैरेज इनवर्ड 3,000, लीगल एक्सपेंसेस 2,000, इंश्योरेंस 2,200। सब P&L का आइटम है, सब चारों के चारों। 2 सैलरी, बट सैलरीज को एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, सैलरी को एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, यस। कितनी की सैलरीज है? 5,000। नहीं, उसके बाद टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 3,000। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, टू लीगल एक्सपेंस, टू लीगल एक्सपेंसेस कितने? 2,000। देन इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 2,200। देन गुडविल फिक्स्ड असेट, कुछ डेप्रिसिएट वगैरह नहीं है, गुडविल बाहर लिख दो 20,000। देन आगे गुडविल के बाद मशीनरी भी असेट है, बट उस पर भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, फर्नीचर पे खाली, मशीनरी पे नहीं है। 40,000 बाहर लिख दो। आगे वेजेस, उसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की 2,345 इनर कॉलम। बैंक बैलेंस असेट 30,000, आगे ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट पे 2 ड्राइंग्स 8,000। देन आगे इन्वेस्टमेंट्स 20। इन्वेस्टमेंट पे भी कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेट भी नहीं पता ना। मैं रेट पता होता तो हम इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर देते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में 20,000। मेरी डेबिट साइड एक जगह पे गई, मेरी डेबिट साइड एक जगह पे गई। नाउ क्रेडिट साइड को हाथ लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड को हाथ लगाते हैं। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट पे बाय बैलेंस बॉट डाउन 2 lakhs। आरडीडी, या तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखो आरडीडी अकाउंट में, बाय बैलेंस बॉट डाउन 1,000, ये लास्ट ईयर का है इसलिए ओपनिंग बैलेंस। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास P&L के क्रेडिट पे बाय आरडीडी, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड, विच इज 1,000। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों लिखो, कुछ नहीं होता है। इससे एटलीस्ट आपके आरडीडी अकाउंट की प्रैक्टिस होगी, नथिंग एल्स। कभी ना कभी लाइफ में लगेगा ही ना। आगे सो या तो ट्रायल बैलेंस वाला पुराना वाला है, ओपनिंग वाला है, इसलिए आप यहाँ पे आरडीडी के क्रेडिट पे लिखो। या अगर वहां पे नहीं लिखना है तो आप P&L के क्रेडिट पे लिखो। नेक्स्ट सेल्स 38,750, 38,750 के सेल्स है, उसमें से 750 के रिटर्न्स हो गए। इसका ही मतलब बाकी है 38,000 के नेट सेल्स। नेट सेल्स है 38,000, गुड। फिर परचेस रिटर्न्स है 455, लेस रिटर्न्स
455 के रिटर्न्स है। इसका मतलब हमने 29,455 के परचेस किए थे, उसमें से हमने रिटर्न किए थे सम 455, तो हमारे पास 29,000 के परचेस रिटर्न्स है। आगे क्रेडिटर्स 47,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 47,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 8,000, bills payable 8,000। next discount credit by discount कितने का है 1845। गुड। आगे तो जो भी ट्रायल बैलेंस में जाए एक जगह पे गया, वॉट एवर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस हमने एक जगह पे लिख दिया है। अच्छा चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक एक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए, या तो आप परचेस से माइनस करो, बट इट इज 29,000 से हाउ कैन यू माइनस 58,000? आपको ऐसे नहीं लगता कि क्वेश्चन गलत है? आपको ऐसे नहीं लगता कि क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट गलत है? ऐसे नहीं लगता कि आपको? डोंट यू फील? सीरियसली देखो, देखो मुझे खाली सिखाना नहीं है, आंसर निकालना नहीं सिखाना। आपको नहीं लगता कि ये एडजस्टमेंट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज 58,000, कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस इज 60,000? आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है? ऐसे नहीं लगता कि वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उन्होंने गलत दी है? क्यों? अरे भाई आपके पास 9,500 का ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास 28,000 का क्या है परचेसेस है, और यहाँ पे और कुछ तो रहेगा एक आधा एक्सपेंस। कितना रहेगा ये? इसकी टोटल कितनी है? टोटल इफ यू टेक द टोटल इट विल बी ऑलमोस्ट 38,500, 40,000 तक जाएगा। देखो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देना। हमारे पास अगर डेबिट पे 40,000 है, आई मीन 40,000 का स्टॉक है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस होती है, ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो, डेबिट साइड इज इनफ्लो। अगर हमारे पास 40,000 कॉस्ट प्राइस का स्टॉक है, हमारे पास 58,000 का क्लोजिंग स्टॉक कैसे बचेगा? नहीं समझा मैंने क्या बोला? अरे नहीं समझा क्या? उन्होंने एडजस्टमेंट दिए बट उन्होंने दे हैव नॉट यूज द ब्रेन, उन्होंने उनका ब्रेन ही नहीं यूज किया। आपके पास तो है, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज इनफ्लो साइड ना, दिस इज कॉस्ट साइड। इसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक बचता है, इसमें से ही कोई स्टॉक यहाँ पे सेल होता है एट सेलिंग प्राइस एंड बाकी क्लोजिंग स्टॉक बचता है। अरे ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मेरे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ध्यान देना, ध्यान देना। ये ट्रेडिंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट, सपोज मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास 100 यूनिट्स थे 10 रुपीज ईच के, 100 यूनिट्स थे 10 रुपीज ईच के, मेरे पास 1,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक था। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज रेट एंड दिस इज अमाउंट। मैंने 900 यूनिट्स परचेस किए, टू परचेसेस, मैंने 900 यूनिट्स परचेस किए, रेट इज 9 रुपीज, 9,000 में। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस किए 900 रुपीज के, मतलब पर यूनिट आ गए 1, बिकॉज जो एक्सपेंस किए होंगे वो इस साल में जो परचेस किए वो, ये तो लास्ट ईयर में परचेस किए थे ना 100 यूनिट्स, ये लास्ट ईयर में परचेस किए थे बट सेल नहीं हुए थे। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना 900 रुपीज, इस साल में जो परचेस किए उसके, इस साल में हमने 900 यूनिट्स परचेस किए, उसके पीछे 1 रुपी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ऑलरेडी
100 यूनिट्स है हमारे पास ऑलरेडी, 100 यूनिट्स है 10 रुपीज के। हमने बॉम्बे से 900 यूनिट्स परचेस किए, हमने बॉम्बे से 900 यूनिट्स परचेस किए 9 रुपीज के, एंड वो पुणे में लाने के लिए हमें 1 रुपए लगा। सब जब वो पुणे में आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। ये समझा या नहीं समझा? ये समझा क्या जो अभी बोला? यस और नो? यस और नो कुछ तो लिखो। अरे ये यस और नो? हमारे पास ऑलरेडी पुणे में ऑलरेडी है, वी आर फ्रॉम पुणे, हमारे पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स है जिसकी वैल्यू 10 है। ये इस साल में नहीं, पहले ही परचेस करके हमारे गोडाउन में आ चुके हैं। इस साल में हमने 900 यूनिट्स बॉम्बे से परचेस किया। ये 9 रुपए बॉम्बे की प्राइस है, बॉम्बे की प्राइस है, और उसको पुणे में लाने के लिए 1 रुपए लगा पर यूनिट। 900 टोटल, 900 यूनिट्स के पीछे तो 1 रुपए। जब बॉम्बे की प्राइस 9 पर यूनिट, पुणे में लाने के लिए 1 पर यूनिट, तो पुणे में आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 ना। आप पुणे में 10 के नीचे तो सेल नहीं करोगे, 10 के नीचे सेल करोगे तो आप लॉस में सेल करोगे। इतना समझ में आना चाहिए, इतना तो बिजनेस समझ में आना चाहिए। बॉम्बे की प्राइस 9 रुपीज है, परचेस मतलब बॉम्बे की प्राइस, एंड उसमें जब हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते तो पुणे की प्राइस मिलेगी आपको। तो पुणे की प्राइस 10 रुपीज है, पुणे में 10 रुपए में गिरा हो पुणे में लाने तक आपके गोडाउन में। अब सेल होगा इसमें से, तो आपके पास कहने से टोटल 1000 यूनिट्स है, बराबर? आपके पास टोटल 1000 यूनिट्स है, ईच ऑफ 10 ईच, ईच ऑफ 10 ईच, चाहे तो आप टोटल ले लो कॉस्ट की। 1000 प्लस 9000, 1000 प्लस 9000, 10,000, बराबर ना? 10,000 प्लस ये क्या बोलते हैं उसको, 1000, 9000, 10,000, 10,000 क्या बोलेंगे उसको, 900 ना? यस, 10,900, टोटल कॉस्ट 10,900 है। उसमें से 1000 कॉस्ट 100 यूनिट्स की है, एंड 9,900 कॉस्ट, राइट, 900 यूनिट्स की है, ऐसे। तो इसकी पर यूनिट 10 है, इसकी भी पर यूनिट 10 है। आगे तो हमारे पास ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास टोटल 1000 यूनिट्स है, एंड हर यूनिट की प्राइस 10 रुपीज है, हर यूनिट की प्राइस 10 रुपीज है। एक पर यूनिट की बात हो रही, पर यूनिट, ठीक है? आगे, सॉरी ये 10 होना चाहिए क्या? मैंने कुछ गलत लिया क्या यहाँ पे? ओके, एक सेकंड। 900 मल्टीप्लाई बाय, मुझे 9 करता हूँ, ये 8100 होना चाहिए, सॉरी 8100 होना चाहिए। ध्यान देना, मुझे इसको 10 रखना है, तो 900 यूनिट्स मैंने 9 रुपीज में परचेस किया। अब मैंने बराबर लिखा था यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 की लिखा, फिर 9 रुपीज में मैंने पुणे में परचेस किया, सॉरी 9 रुपीज में मैंने बॉम्बे में परचेस किया, 9 रुपीज में मैंने बॉम्बे में परचेस किया, बराबर, मतलब 8100, और फिर पुणे में लाने के लिए मुझे 1 रुपए लगा पर यूनिट, उसके 900। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ले लो, टोटल कॉस्ट हो गई 10,000। दिख रही है टोटल कॉस्ट 10,000, कितनी यूनिट्स की हो गई 1000, और पर यूनिट कितना आ गया 10। मिल गया क्या आपको? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे समझना है। हमारे पास 100 यूनिट्स 10 रुपए के थे, तो ये 10 रुपए पुणे में है, पुणे में है वो 100 यूनिट्स ऑलरेडी पुणे में, उसकी 10 रुपए प्राइस, पुणे में लाने की कॉस्ट 10 रुपए हो गई टोटल। जब पुणे में गुड्स आए तो 10 रुपए के हो गए, एंड इस साल में हमने बॉम्बे से 9 रुपए में परचेस किए एक यूनिट, 900 मल्टीप्लाई बाय 9, 8100, एंड उसको पुणे में लाने के लिए हमें 900 रुपीज लगे। सो कहने से टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स है? टोटल हमारे पास 1000 यूनिट्स है, ईच ऑफ 10,000 की कॉस्ट है। इसमें से हमने 800 यूनिट सेल किए एट रुपीज, एग्जाम्पल 50, 12,000 में सेल किए, 800 यूनिट सेल किए एट 15। हमारे पास 1000 यूनिट्स थे, ऑफ 10, उसमें से 800 यूनिट सेल किए एट 15। तो स्टॉक बाकी है बाय क्लोजिंग स्टॉक बाकी है 200 का, जिसकी मार्केट प्राइस है 15 और कॉस्ट प्राइस है 10, बराबर, विच एवर इज लोअर।
कितना? 2000 का स्टॉक है, तो स्टॉक इस 10,000 में से रहेगा ना रे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10,000 में से 2,000 का सेल नहीं हुआ, 10,000 में से 2,000 का स्टॉक सेल नहीं हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब 8,000 का सेल हुआ। कितने का सेल हुआ? 8। 10,000 में से 2,000 का स्टॉक सेल नहीं हुआ, मतलब कितने का सेल हुआ? 8,000 का। 8,000 कॉस्ट का सेल हुआ, उसको बोलते हैं सीओजीएस, उसको बोलते हैं सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8,000 कॉस्ट के गुड्स सेल हुए, कितने में सेल हुए? 12,000 में। तो आपका प्रॉफिट है 4,000। देखो प्रॉफिट कितना है, यहां पे आ गया 14,000, 14,000 माइनस 10,000, 4,000 का प्रॉफिट। वही तो मैं बोल रहा हूं, 10,000 का स्टॉक मेरे पास था, टोटल मेरे पास 10,000 का स्टॉक था, उसमें से 2,000 का सेल नहीं हुआ, मतलब 8,000 का सेल हुआ। जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 8,000 है एंड उसकी सेलिंग प्राइस 12 है। 10 रुपए पर यूनिट का स्टॉक 15 रुपए में सेल हो रहा है, 1 यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट है। 1 यूनिट सेल कर रहे हो, 5 रुपए का प्रॉफिट है, आपने इसे 800 यूनिट सेल किए, इसलिए आपका प्रॉफिट 4,000 है। तो मुझे बोले 2,000 है, मान रहे हो? तो ये इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, 10,000 में से रहेगा ना। मतलब कभी ऐसे हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक इस 10,000 से ज्यादा होगा, इस केस में कभी ऐसे हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा होगा, है क्या पॉसिबल? मुझे बोलो ना। कभी ऐसे हो सकता है, चलो कुछ भी सेल नहीं हुआ, एक एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ, एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ, तो स्टॉक में कितना होगा? स्टॉक में कितना होगा? 1,000 यूनिट्स, ईच ऑफ 10,000। ऐसे कभी पॉसिबल है? उस पर तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास 10,000 का टोटल स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस सब मिला के 10,000 का स्टॉक था, और आपके पास बचा है 10,000 से ज्यादा। ये कभी पॉसिबल है क्या? आप मुझे लॉजिकली बोलो। मैं आपको अकाउंट गया बातों में, मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, हो सकता है क्या? ये सर नो। आपके पास 10,000 का स्टॉक था, डेबिट इज व्हाट यू हैव, डेबिट इज व्हाट यू हैव। 10,000 का स्टॉक है, कभी ऐसे पॉसिबल कि 10,000 से ज्यादा होगा? मतलब ये तो समझने वाली बात है, ये तो समझने वाली बात है कि अगर इस क्वेश्चन में, राइट, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कुछ, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 9,500 का, आपके पास परचेसेस है 29,000 के, प्लस आपके पास वेजेस आएंगे 2,345 प्लस आउटस्टैंडिंग लेता हूं, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट में वेजेस कितने? 255। कितना आएगा? लेट मी कैलकुलेट। 2,345 प्लस 255, 2,600, 2,600। आपके पास जो स्टॉक है ना, उसकी कॉस्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट है, लेट मी फाइंड आउट, 9,500 प्लस 29,000 प्लस 2,600, टोटल 41,100 का स्टॉक है, टोटल 41,100 का स्टॉक है, और उसमें से 58,000 का बाकी है। ये कभी पॉसिबल है? आपके पास है ही स्टॉक 41,100 का, ये कॉस्ट है, और उसमें से 58 का स्टॉक बाकी है। ये पॉसिबल है क्या? अरे मैंने क्या बोला, समझा क्या आप लोगों को? दिस इज व्हाट यू हैव। आपके पास इतना टोटल था, 41,100 कॉस्ट प्राइस का स्टॉक आपके पास था, उसमें से थोड़ा फॉर आपने सेल किया है, वो सेल होने के बाद इतना बाकी है। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग। आंसर तो आएगा, आंसर तो आएगा, बट थोड़ा कॉमन सेंस। जब आप रियल लाइफ में काम करोगे और कोई आपको ऐसे बोलता है, तो आपने उसको गालियां नहीं देनी चाहिए। ये पॉसिबल ही कैसे है? कैसे 58,000 का स्टॉक बच सकता है? अगर तेरे पास था ही 41,100 का स्टॉक, उसमें से तूने कुछ सेल किया है, राइट, तूने कुछ सेल किया है, तो कैसे पॉसिबल है 58,000 का स्टॉक बचेगा? इसके लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आंसर निकाल लोगे, आंसर आएगा भी। आपके दोस्तों को पूछना कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ गलत लगता है क्या,
और कितने लोग आपको बोलेंगे कि गलत है? मैं बोलता हूँ 0.01% लोग बोलेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली वैल्यू उन्होंने गलत दी है, क्योंकि बाकी लोग कभी सोचते ही नहीं, उनको क्या जीपी आ गया, एनपी आ गया, बैलेंस शीट आ गया, किस्सा खत्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे नेवर बिकम सम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ये मैं आपको 100% बोलता हूँ। जब आप सोचोगे ना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखने के अलग एंगल्स होते हैं। नहीं, आगे आई होप समझा होगा, नहीं समझा तो भी चलता है। आप आपकी चॉइस है, वेदर वो 1% में रहना है या 99% में रहना है, इट्स योर चॉइस। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे नेक्स्ट, क्योंकि सीखना है तो अच्छे से सीखो। आगे नेक्स्ट, एडजस्टमेंट 58,000 का क्लोजिंग स्टॉक, बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉलेज के प्रोफेसर को भी पूछो कि आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गलत नहीं लगता क्या, वो भी नहीं बोल पाएंगे। दैट इज अ फैक्ट, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 58,000 देन आगे राइट ऑफ, ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट मैं सबसे एंड में करता हूँ, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह। उसके सिवा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं दिया मैंने, इसका मैंने सेकंड इफेक्ट नहीं दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 58, राइट। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है दिया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1,000, एड इन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना, 1,000 रुपीज। और उन 1% में आने के लिए यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कंसेप्ट बहुत जगह पे होने चाहिए। आगे 1,000, एड इन एक्सपेंस 1,000, एड इन लाइबिलिटी 1,000, एड इन लाइबिलिटी 1,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000, उसमें लिखता हूं सैलरी 1,000। नेक्स्ट, उसके बाद वेजेस टू 25, वेजेस टू 25, 225 या 255, अच्छा 225, ठीक है। 2570 ऐड होने के बाद एड इन लाइबिलिटी वेजेस 225। आगे दैट इज 1225, नेक्स्ट 1225। आगे टोटल एक्सपेंसेस लाइबिलिटी हो गई 1225, ये एडजस्टमेंट हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, कैपिटल क्रेडिट पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट पे है ना, तो यहाँ पे भी डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाओ, 2 lakhs पे एट द रेट ऑफ 2% फॉर 12 months, which is 2 lakhs पे 2% फॉर 12 months। हमने एक्सपेंसेस में ऐड किया, सॉरी हमने कैपिटल में ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड करो, क्रेडिट करो, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, which is 4,000। वहां पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट हो गया। आगे नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यहाँ पे डेबिट है, कैपिटल में डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नीचे उसको यहाँ पे डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाओ, 8,000 पे एट 10%, उन्होंने 10% लिखा है,
फॉर 6 months, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 months के लिए निकालते हैं। 8,000 पे 10% फॉर 6 months, 8,000 पे 10% फॉर 6 months। यहाँ पे डेबिट हुआ, ड्रॉइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैपिटल में डेबिट होता है दोनों, तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, P&L को क्रेडिट, इट्स ए इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे 400 रुपीज, या चलो नेक्स्ट, आगे एडजस्टमेंट 1 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अब हम बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, 1200 बैड डेट्स, 2% RDD लेस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना? 1200। तो कितने डेटर्स बचेंगे? डेटर्स विल रिमेन 49,600, then less new PDD, new PDD at the rate of 2%। so 49,600 का निकाला जाएगा 2%, 1% आएगा 496, 496। तो मैं 500 का निकालूंगा 2% निकाला ना, 500 का निकालूंगा मल्टीप्लाई 1000, 1000 माइनस 4 का डबल 8, 8 माइनस करो 492 आएगा मेरे हिसाब से, 992 आएगा, 992। देखो आ गया। कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपकी स्किल है, मेरे कैलकुलेशन बहुत अलग रहते हैं, बट वो मुझे पता है कि वो करेक्ट होते हैं। इट्स हाउ यू अप्लाई योर ब्रेन, डिपेंड ऑन हाउ यू अप्लाई योर ब्रेन। सो बैड डेट्स कितना है? 1200, आरडीडी पीडीडी कितना आया? 992। पीडीडी नहीं, ये आरडीडी है ना, पीडीडी क्यों लिखा मैंने? प्रोविजन आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। दोनों को P&L में डेबिट किया जाएगा। 2 न्यू बैड डेट्स टू न्यू आरडीडी, लिखो या 1200 का लॉस हो गया एंड 992 का प्रोविजन किया हमने, फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन की 992 की। ये प्रोबेबल लॉस है, फ्यूचर लॉस की प्रोविजन की। एंड व्हेनेवर यू क्रिएट एनी प्रोविजन यू डेबिट टू P&L, व्हेनेवर यू क्रिएट एनी प्रोविजन यू डेबिट टू P&L। प्रोविजन क्रिएट की। इसका सेकंड एक ऑप्शन था आपके पास, इसका सेकंड ऑप्शन था इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू P&L, आप यहाँ पे भी डेबिट कर सकते थे, आप यहाँ पे भी डेबिट कर सकते थे। यहाँ पे मतलब आरडीडी अकाउंट में, योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है, ठीक है। दोनों भी यहाँ पे डेबिट कर सकते थे। सॉरी, ये न्यू आरडीडी है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है, ये क्लोजिंग बैलेंस रहता है, ठीक है। इतना क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना होता है, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना होता है। मतलब ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बनेगा, वही तो मैं बोल रहा था, ये नेक्स्ट ईयर में बराबर क्रेडिट पे आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में 992 क्रेडिट पे रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालो, आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट करने को बोला है हमें उन्होंने, PDC की 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स लेस। अच्छा, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट थी, इनर कॉलम में लेना चाहिए मैंने, इनर कॉलम में लेता हूं मैं 47,000 लेस न्यू PDC, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 5%। 47,500 का 5%, 10% आता है 4,700। 10 मतलब लास्ट डिजिट, 4,700 का हाफ चाहिए, 4,000 का 2,000, 700 का 350, 2,350 रहेगा,
2350 रहेगा। एक सेकंड, क्या किया मैंने, सॉरी, इसका 5% चाहिए ना, 5%, 2350 कितना बचेगा, बचेगा कितना, चाहिए तो 3000 माइनस करो, 47 से 3 गया, 44 एंड 650 ऐड करो, 44 650 आएगा, देखो आ गया। नेक्स्ट, ब्रेन तब काम करता है जब आप उसको सोचने के लिए मजबूर करोगे। तो आगे सेकंड इफेक्ट क्या रहता है इसका, इसका सेकंड इफेक्ट रहता है पी एंड एल क्रेडिट बाय राइट न्यू पीडीसी, न्यू पीडीसी। 2350, ठीक है। क्रेडिट की टोटल सम 96,000 डेबिट पे डाल दी, यहां पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन। आगे 54,930 बाय बैलेंस carried down, brought down by gross profit brought down. $54,930. This is gross profit. डिप्रेशन नहीं लिया, कौन सर है, माइनस नहीं किया मैंने, अच्छा वो एडजस्टमेंट भूल गया क्या, सॉरी 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 सॉरी, लूज टूल्स 52,000 लेस depreciation, sorry करण, ओके गुड, 3,000 का डेप्रिसिएशन देना, गुड, अच्छा बात याद दिलाया। फिर भी मेरा टैली होता बट गलत वैल्यू पे टैली होता, क्यों पता है, फिर भी मेरा टैली होता बट गलत वैल्यू पे होता, बिकॉज मैंने असेट से भी माइनस नहीं किया था और पीएनएल को भी डेबिट नहीं किया था, मैंने डेबिट भी नहीं क्रेडिट भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता, बट मेरा रॉन्ग आंसर आता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद मुझे फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला है फर्नीचर पे, 10%, 1500, बचेगा 13,500 एंड डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस पीएनएल को डेबिट होगा 4,500 टोटल। तीन हजार प्लस 1500 टोटल 4,500। आगे ग्रॉस प्रॉफिट तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अब नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 54 ऑलमोस्ट 60,000 तक है, ये कहाँ पे भी नहीं 60,000 के आसपास, तो क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट की टोटल 60,525 टू नेट प्रॉफिट माइनस so your net profit is 36,633, 36,633। यहाँ पे डेबिट है मतलब कैपिटल में क्रेडिट होगा, ऐड होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 36,633, 36,633 कितना, अरे मैंने गलत जगह पे लिखा, एक सेकंड, ये इधर नहीं, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे चाहिए बाय नेट प्रॉफिट, पीएनएल के क्रेडिट पे कितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज 36,633। So how to find out capital? Opening capital plus interest on capital plus profit, total आ गई 2,40,633 माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आ गया
2,32,233। कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल विच इज 2,32,233 क्लोजिंग बैलेंस। आपकी बैलेंस शीट टैली होगी 2,86,108 पे, 2,86,108 पे लिखो। चेक करो आंसर बराबर है क्या हमारा, उनके हिसाब से बराबर है क्या। आगे बोलो जल्दी। बोलो। एक सेकंड, बैलेंस शीट एक क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला आइटम है, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट है। चेक करो उनका और हमारा आंसर सेम है क्या, एक बार चेक करो। जिनका हुआ है टोटल 286,101, 2,86,108। चेक करो उनका और हमारा आंसर सेम है क्या, प्लीज कंफर्म है ना, सेम, ओके। बट आइडियली दियर दिस आई हैव प्रॉब्लम विद दिस वैल्यू, मुझे क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉब्लम है। My common sense does not permit to accept closing stock at a cost price of 58,000 in this question. मेरा कॉमन सेंस मुझे परमिट नहीं करता, और मैंने आपको लॉजिक भी समझा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके आपके पास जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट 41,000 थी। इन तीनों की टोटल इज 41,070, 41,070। आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट एक्सेल पे क्या होता है, इधर मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, अगर आपको मुझे मेरा कर्सर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल दिखती है 40, आप एक्सेल में यहाँ पे टोटल दिखती है आपको, एवरेज दिखता है, काउंट दिखता है और सम दिखती है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसकी टोटल है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स विच इज 41,070। सो मेरे पास 41,070 का स्टॉक था, उसमें से कुछ सेल भी हुआ है एंड उसके बाद 58,000 का स्टॉक बाकी है। ये मेरे कॉमन सेंस के परे है, ठीक है। जब आप ये समझोगे ना, तब मैं बोलूंगा कि आपको अकाउंट्स आता है। देखो 99 मार्क्स एंड 100 मार्क्स आने, जिसको अकाउंट्स में आते हैं उसको अकाउंट्स आता है, ये मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। बिकॉज मुझे पता है 99, मेरे भी दोस्त थे 99 वाले, मुझे भी थे 99 12th में, तो मुझे भी पता है कौन कहाँ पे है। या मैं स्टूडेंट को देखता हूँ 99 वाले, तो अगर कुछ को लगता है कि मुझे 99 मार्क्स आ गए मतलब मुझे अकाउंट्स आने लगा, तो दैट इज वेरी लाइक, वो सबसे मिसकंसेप्शन है। नहीं, आगे नेक्स्ट। अब मुझे इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो आप पी एंड एल, आरडीडी में कितना बैलेंस होगा, 1,200 प्लस 992 इस डेबिट इज मोर 2192 माइनस क्रेडिट टोटल कितना बैलेंस है 1000। तो आपके पी एंड एल में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज आइटम्स, एक आइटम आपने यहाँ पे लिखा और दो आइटम्स नीचे लिखे, राइट। इनकी जगह आप पी एंड एल में डेबिट कर सकते थे 2 बैड डेट्स 2 आरडी, जो बोलना है बोलो, 1192 तो भी चल जाता, आंसर वुड हैव रिमेन सेम, आंसर फिर भी सेम रहे, ठीक है। आगे नाउ नेक्स्ट, मुझे आपको पूछना है क्वेश्चन, मुझे आपका समझना है लॉजिक। हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा था कि वी शुड प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। उस दिन मानसिन ने मुझे पूछा था कि सर डेप्रिसिएशन देना मैंडेटरी है क्या,
मैंने बोला था कि डेप्रिसिएशन देना मैंडेटरी है, बिकॉज इवन एज पर इनकम टैक्स एक्ट यू मस्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। एज पर इनकम टैक्स एक्ट यू मस्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। एंड उसके पीछे लॉजिक है, मैचिंग कंसेप्ट है। अगर हम फिक्स एसेट यूज कर रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका बेनिफिट अगर हमें मिल रहा है, उसकी कॉस्ट भी हमने बुक करनी चाहिए थ्रू डेप्रिसिएशन। अगर हम फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हैं, अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी आनी चाहिए, उस बेनिफिट की कॉस्ट भी आनी चाहिए। बेनिफिट इज नॉट विदाउट कॉस्ट, देयर इज नो गेन विदाउट सैक्रिफाइस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत है, एक्शन इज ऑलवेज देयर इज अ रिएक्शन। वैसे अगर बेनिफिट है तो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ दैट बेनिफिट। फ्री में कोई चीजें नहीं मिलती और उसकी वैल्यू भी नहीं होती। सो अगर हम फिक्स असेट को यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, एंड दोज गुड्स आर सोल्ड, तो उसकी कॉस्ट भी आनी चाहिए, वो होता है डेप्रिसिएशन। सो मैचिंग कंसेप्ट सेज यू शुड प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशन। ओके, बट इस क्वेश्चन में हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। आपको क्या ऐसे क्यों लगता है कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा? व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज? आपको क्यों ऐसे लगता है कि इस क्वेश्चन में मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं? एक आधा लॉजिकल रीजन हो सकता है क्या आपके पास? लॉजिकल रीजन हो सकता है क्या कि सर हमने मशीनरी को डेप्रिसिएशन इस वजह से नहीं दिया? आपको जो लगता है वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलूंगा वो करेक्ट है या रॉन्ग है, मैं मेरा आंसर दूंगा कि क्यों इस क्वेश्चन में मशीनरी को डेप्रिसिएट नहीं किया। कुछ लॉजिकल क्या हो सकता है, बोलो, टाइप करो। मानसी इट्स करेक्ट, योर लॉजिक इज 100% करेक्ट। अच्छा, बाकी लोग? इशिता बोल रही है मे बी बिकॉज इट्स न्यू फिक्स असेट एंड इट्स वैल्यू इज नॉट एट डिक्रीज। मैडम ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। इफ यू परचेज द असेट यू हैव टू डेप्रिसिएट इट। ऐसे नहीं कि उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई। एनी फिक्स असेट अदर देन लैंड, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। एक्सेप्ट लैंड, सबकी वैल्यू डिक्रीज होती है। सो ये मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स वैल्यू इज नॉट एट डिक्रीज। नो यूज ऑफ मशीनरी, ओके यस आई कैन एग्री विथ यू कि हमने मशीनरी को यूज ही नहीं किया, बट डज इट मीन? अब एग्जांपल मैं यश के आंसर को और इलेबोरेट करता हूं। यश, तूने 3 साल पहले एक्टिवा ली है, मान के चल, या तूने लास्ट ईयर में एक्टिवा ली, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक तूने वो पार्किंग से निकाली नहीं। तूने लास्ट ईयर में, राइट, 80,000 की एक्टिवा ली और वो पार्किंग में अभी तक तूने उसको हाथ भी नहीं लगाया। आज अगर तू उसको रीसेल करने जाता है, विल यू गेट 80,000? टेल मी, विल यू गेट 80,000? नो। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? अरे तूने तो हाथ भी नहीं लगाया ना उसको, नॉट यूज्ड, नई कोरी है वो, फिर भी क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्यों नहीं मिलेगा? तेरा क्या लॉजिक है? तूने बोला नहीं मिलेगा, मैं भी मानता हूं नहीं मिलेगा, बट क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कंपेरेटिवली वो आउटडेट हो चुकी है, कंपेरेटिवली वो पुरानी हो चुकी, सेकंड हैंड हो चुकी है। भले ही आपने यूज नहीं की, टाइम के वजह से भी डिप्रिसिएशन आता है। जो पुरानी चीजें होती है उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लाइक मैंने अभी एक्टिवा का एग्जांपल दिया। सो टाइम, लाइक टाइम इज ऑल्सो फैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द डिप्रिसिएशन। यूज ही नहीं है, टाइम भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए भले उसने वो असेट यूज नहीं की, बिकॉज ऑफ, अब क्या हो चुका है, लास्ट ईयर की एक्टिवा से आज अगर एक्टिवा लेते हो तो उससे बेटर रहेगी, क्योंकि वो उसमें और अपग्रेडेशन आए होंगे, बिकॉज वो चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। तो वो रीजन है। ही वोंट गेट एटलीस्ट 80 तो नहीं मिलेंगे उसको, 70 मिलेंगे, 75 मिलेंगे, बट 80 नहीं मिलेंगे, ये गारंटी। नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग्स में बोल रहा हूँ, नॉर्मल कोर्स, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये भी यूज नहीं हुआ है, दैट कैन बी वन रीजन, बट इट मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। अच्छा, इसके सिवा किसको लगता है कि क्यों हमने इस मशीनरी पे डिप्रेशन नहीं दिया? आपका क्या लॉजिक है? हम हमने इस साल में मशीनरी तो है हमारे पास, बट हमने डेप्रिसिएट नहीं किया, ऐसे क्यों?
यस, एनीवन एल्स? अरे बाकी लोग क्या सो गए क्या? तुम लोगों का कोई रीजन नहीं, तुम लोग कभी सोचते ही नहीं। यस, बिकॉज ये हमने लास्ट डे पे परचेस की हो सकती है। इफ यू परचेस इट ऑन लास्ट डेट 31 मार्च को, तो डिप्रेशन देने का सवाल ही नहीं आया। हमने परचेस की इंडियाई मशीनरी टू कैश, ट्रायल बैलेंस में वो असेट में आगे आ गई, शायद से हमने इसको लास्ट डे पे परचेस किया होगा, इसलिए हमने डिप्रेशन नहीं किया। एक मंथ की पहले भी किया होगा, एक दिन भी किया होगा, तो हमने डिप्रेशन एक दिन का दिया होगा। बट शायद से मुझे ऐसे लगता है कि ये मशीनरी हमने लास्ट डे पे परचेस की होगी, इसलिए इसको डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वन ऑफ द लॉजिकल आंसर हो सकता है कि लास्ट डे पे सिर्फ परचेस की होगी। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां पे 2-3 चीजें और सिखाना जा रहा हूं, नीचे लिख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम ये क्यों करते हैं? फॉर एनालिसिस। एज ए इन्वेस्टर यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपके सिलेबस में है। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक से लिखता हूं इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे देखते हैं व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? लिखो, व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 54,930, 54,930 divided by net sales 38,000 multiply by 100, which is equal to gross profit 54,930 divided by 38,000 multiply by 100. 54,930 divided by 38,000 multiplied by 100. Your gross profit is 145%. Gross profit is 145%. It is in percentage. It is in percentage. Again, it is in percentage. What do you mean by this? इसका मतलब क्या है? अगर आप 100 रुपीज का सेल करते हो, इसका मतलब क्या है? जब हमारा 38,000 का सेल हुआ, 54,930 का ग्रॉस प्रॉफिट था। अगर हम 38,000 का सेल करते हैं तो 54,930 का ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब 145% आ गया। मतलब 100 रुपीज का सेल होता है तो 145 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है। 100 रुपीज का सेल होता है तो 145 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। इट इज बियॉन्ड माई नॉलेज। क्यों? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 38,000 का सेल हुआ, सेल वैल्यू प्रॉफिट ऐड करके होती है ना, सेल वैल्यू प्रॉफिट ऐड करके होती है, और प्रॉफिट 54,000 है। इसके रीजन ये है, क्लोजिंग स्टॉक गलत है। इस क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, 51.7। दिस इज 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट? ध्यान देना, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? 51 ये करेक्ट है, 51.75%। मतलब अगर जब 40,000 का सेल हुआ, उसमें से 20,000 का प्रॉफिट था। जब 40,000 का सेल हुआ, उसमें से 20,000 प्रॉफिट है। ये लॉजिकल है।
40 में से 20,000 का प्रॉफिट है, ये लॉजिकल है। प्रॉफिट तो सेल इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना, सेल इज 40,000 इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 40,000 सेल में से 20,700 मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 51.75%। ये लॉजिकल है, मतलब 100 रुपीज का सेल होता है, उसमें से 51.75 प्रॉफिट होता है, रिमेनिंग कितना रहेगा? 100 में से, 100 में से अगर इतना प्रॉफिट है, 100 में से इतना प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी रहेगी? कॉस्ट रहेगी, लेट मी फाइंड आउट, कॉस्ट रहेगी 48.25। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टेल्स कि 100 रुपीज सेल के पीछे कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टेल्स 100 रुपीज सेल्स के पीछे कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। जब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% आता है, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है, मतलब 100 सेल के पीछे 30 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% है, मतलब अगर मैं 100 का सेल करूंगा तो उसमें से 40 ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, 60 कॉस्ट रहेगी। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो 100 रुपीज का सेल होगा, उसमें से 20 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, 80 रुपीज कॉस्ट रहेगी। तो मुझे बोलो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? यस, बाकी लोग? यस, गुड। बाकी लोग क्या सो गए क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी मोर और लेस। बाकी लोग इधर है? देर आर सम पीपल हु नेवर पार्टिसिपेट, आई डोंट नो उनका क्या चालू रहता है। यस, या दे डोंट हैव ब्रेन। अपने हमेशा के 7-8 लोग आंसर देते हैं। ओके, जितना हायर ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उतना बेटर रहता है बिजनेस के लिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज प्रॉफिट रेशियो ना, तो प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। सो दिस इज वन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये आपके सिलेबस में है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, there is a net profit percentage। फॉर्मूला वही है, जस्ट चेंज होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? तो नेट प्रॉफिट इज 6610 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.53% नेट प्रॉफिट रेशियो है। इसका मतलब ध्यान देना, अगर 100 रुपीज का सेल होता है तो 51 रुपीज या 52 रुपीज या 51.75 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट होता है एंड 16.53 नेट प्रॉफिट होता है। अगर आप 100 रुपीज का सेल करते हो तो 51.75 ग्रॉस प्रॉफिट है एंड 16.53% नेट प्रॉफिट है। परसेंटेज 100 रुपीज में आता है ना, परसेंटेज मतलब 100 रुपीज में आपको 80% आ गए, मतलब क्या? अगर 100 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स आ गए, 70% है, मतलब 100 में से 70 है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 16% है, मतलब 100 रुपीज की सेल के पीछे 16 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। जब मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट 51% है, 100 रुपीज सेल के पीछे ग्रॉस प्रॉफिट 51 रुपीज है। तो ऑब्वियसली जितने ही रेशियोज हायर रहेंगे, जितने हायर ये रेशियोज रहेंगे उतना बेटर आपका बिजनेस है। जितने हायर ये रेशियोज रहेंगे उतना बेटर आपका बिजनेस है। एंड जनरली सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में दीज रेशियोज आर वेरी हाई, बिकॉज उनके केस में कॉस्ट बहुत कम होती है। लाइक उनके केस में खाली कंप्यूटर और उस बंदे की सैलरी, वो घर से भी काम कर सकता है, कॉस्ट कुछ नहीं है, एज सच कॉस्ट नहीं। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका पूरा सेटअप रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्ड फैक्ट्रीज रहते हैं, उसकी कॉस्ट रहती है, बहुत कुछ खर्चा रहता है मैन्युफैक्चरिंग में।
सर्विस सेक्टर में उतनी कॉस्ट नहीं होती, इसलिए जनरली चेक सर्विस सेक्टर में, इसलिए आईटी इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हो तो वहां पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, बिकॉज वहां पे कॉस्ट कम रहती है। वही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो तो कंपेरेटिवली सैलरी कम होती है, क्योंकि वहां पे राइट कॉस्ट ऑलरेडी हैवी होती है। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। तो ये रेशियोज है जीपी परसेंटेज एंड एनपी परसेंट। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, आपके होमवर्क में ले लो क्वेश्चन नंबर 4, आपने थर्ड किया कल, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द होमवर्क, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट खुद होके करोगे तो चीज आएगी। खाली लेक्चर अटेंड करना है ना तो डोंट अटेंड द लेक्चर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट योर ओन करियर, व्हाई शुड वी वरी अबाउट योर करियर? सिंपल चीज है। अगर आपको आपकी नहीं पड़ी तो हम क्यों सोचे आपके बारे में, बराबर ना? सिंपल चीज है ना। अगर आपको मेरी जगह पे रखो तो भी आप नहीं सोचोगे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप नहीं सोचोगे मेरे बारे में। सिंपल चीज है। ठीक है, चलो, थैंक यू।